हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। और जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे वो है अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और जो टॉपिक चल रहा है, जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड होगा। इसके आगे का अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी से भी चैप्टर कवर करना है कि आपने कहीं और से पढ़ रखा है लेकिन आपको एनसीईआरटी के वर्ड्स नहीं समझ में आते कि कौन सी लाइन का क्या अर्थ हो रहा है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पढ़ाया हुआ है और यही चल रहा है, जैसे जिस चीज का जो लेक्चर हम यहाँ पे लेते हैं उसी का आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी मिल जाएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग लेक्चर के साथ साथ जा रहे हैं, दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो वहां से भी देख सकते हो। ऐसी कोई लाइन नहीं बचेगी जिसका मीनिंग मैंने नहीं बताया हो एक्सप्लेन करके, कोई भी मैंने लाइन स्किप नहीं की हुई है। बाकी अगर आपको चीजों को समझना है तो आप लोग इस लेक्चर से भी कंटिन्यू कर सकते हो। और आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, प्लस वहां पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपना डाउट डिस्कस करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल। हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था, और यूकैरियोटिक सेल में जो बेसिक सी चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या डिफरेंशिएट देखा था कि यूकैरियोट को अगर प्रोकैरियोट से डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या था। एक तो था अपना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक के पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ एक और डिफरेंस था कि जो यूकैरियोट थे उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिला था। क्या था उसमें? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिला था। किसमें? यूकैरियोट में। ठीक, अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिला था, सिर्फ दो ऑर्गेनेल्स ऐसे थे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे। कौन कौन से? एक है आपका राइबोसोम, एक होता है आपका सेंट्रियोल। राइबोसोम जो कि आपका प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, ये सिर्फ आपका यूकैरियोट्स में, और वो भी सिर्फ आपका एनिमल सेल में होता है। सिर्फ कहां पे होता है? सिर्फ आपका एनिमल सेल में होता है, सिर्फ आपका एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल दोनों में होगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। बट जो सेंट्रियोल होता है ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन सेंट्रियोल में भी नहीं होती, लेकिन जो आपका सेंट्रियोल है वो बस आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अभी आगे हम लोग सेंट्रियोल भी देखेंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल जो अभी बात कर रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल देखा तो यूकैरियोटिक सेल में क्या देखा कि सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे, एक्सेप्ट राइबोसोम एंड सेंट्रियोल इन एनिमल सेल। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो उसी में से एक ऑर्गेनेल होता है। कौन सा? एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक में इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन था। मेम्ब्रेन कितनी मेम्ब्रेन बाउंड है? डबल मेम्ब्रेन होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कवर कर लिया है, वहां पे हम लोगों ने जो देखा सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था। लेकिन यहां से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, प्लास्टिड देखेंगे, सारे अपने डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल था। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में और कौन कौन सी खास बात थी? जैसे देखो हर एक चीज का अपना अलग फंक्शन होता है। जैसे हम लोग जितने भी करियर्स देखते हैं, डॉक्टर्स का अपना अलग काम होता है, इंजीनियर्स का अपना अलग काम होता है, यूपीएससी में आईएएस का अपना अलग काम होता है ना। तो जैसे अलग अलग डोमेन है, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, उसी तरीके से कोई सेल है, अगर उसमें कोई भी ऑर्गेनेल है, सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इतना आपको पता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में अगर कोई भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है तो उसके होने का कोई ना कोई एक वजह है, कोई ना कोई एक काम है, इसीलिए उसको सेल के अंदर रखा गया है। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका रोल ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही यही है कि मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करेगा, वहां से एनर्जी रिलीज करेगा और एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है, और वही सेल को वो कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हम लोग 11th क्लास से या फिर उसके भी पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस, पावर सेल द सेल मैंने लिख दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो कौन कौन सी चीजें थी माइटोकॉन्ड्रिया में? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल। एक और लाइन बोली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, सेल विद इन सेल। अब सेल विद इन सेल क्यों बोला जा रहा है? सेल विद इन सेल का मतलब कि कोई एक सेल होगी, उसके अंदर एक और सेल प्रेजेंट होगी। तो जो एक सेल है, इसके अंदर जो सेल विद इन सेल बोला जा रहा है, उस सेल को कंपेयर किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका है, अभी आप आगे देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए है, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को
सेल के जैसा कंसीडर किया जाता है। जैसे अभी आप आगे देखोगे, आगे मैं बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि एक तो सेल है, सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया खुद में एक सेल की तरह बिहेव करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल विद इन सेल। इतना समझ में आ गया कि एक सेल है, उसके अंदर एक और सेल प्रेजेंट है जिसका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, और उसी को माइटोकॉन्ड्रिया बोला जा रहा है। साथ ही साथ एक और लाइन है माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। अब सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इसका अर्थ नहीं पता होगा कि मीनिंग क्या होता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में, और क्या क्या करता है, सेल विद इन सेल है। और साथ ही साथ मैंने कौन सी बोली थी, हाँ, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इतनी बेसिक से जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखो क्या क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एक और बात देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में है तो वहां पे एनर्जी सप्लाई कर रही है, करेक्ट। बट अगर बात करी जाए प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो क्या प्रोकैरियोट्स में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती? जवाब आएगा, वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सबसे बाहर थी आपकी सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के अंदर थी आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने दो एक्सटेंशंस पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन के, ठीक, एक था आपका क्रोमैटोफोर, एक था आपका मीजोजोम। तो सेल मेम्ब्रेन में यहां पे आपका मीजोजोम प्रेजेंट था, ठीक है, मीजोजोम इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला था, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था, इसको मीजोजोम बोला गया था। मीजोजोम किसका एक्सटेंशन था? सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई थी, क्या बना लिया था? मीजोजोम। अब ये जो आपका मीजोजोम है, ये जो आपका मीजोजोम है, इसका काम, इसका फंक्शन सेम वही होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल में होता है। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर सप्लाई कर रही है, एटीपी सप्लाई कर रही है, कंटिन्यूअसली एनर्जी बनाने में हेल्प कर रही है, तो मीजोजोम भी प्रोकैरियोटिक सेल में सेम फंक्शन करता है। अगर ये बात की जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में एटीपी किसकी वजह से आ रहा है, एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, तो आपका जवाब आएगा कि मीजोजोम की वजह से ऐसा होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, एटीपी रिलीज करने में वही हेल्प कर रहा है। तो कौन कौन सी बातें आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जा रहा है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे आपका पाया जाता है मीजोजोम, ठीक है। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोग अभी आगे देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी बनवाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सबसे ज्यादा बिजी या फिर एक्टिव ऑर्गेनेल बोल दो, बिजिएस्ट या एक्टिव ऑर्गेनेल आपको कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि सेल को जैसे जैसे एनर्जी की, देखो सेल एक्टिव है, सेल कंटिन्यूअसली उसको काम करता रहेगा, काम करेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसे जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया को और भी ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि बिजिएस्ट ऑर्गेनेल कौन है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है सेल विद इन सेल। मैंने आपको बोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, वो खुद ही एक सेल की तरह एक्ट करती है। और सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसलिए बोला जाता है कि सेल विद इन सेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों बोला जा रहा है, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर नंबर की बात की जाए, नंबर, शेप, साइज, हर एक चीज वेरिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नंबर इसलिए वेरिएबल है, आप इस तरीके से समझो, मान लो कोई सेल है, ठीक, वो कम काम कर रहा है, उसे कम एनर्जी की जरूरत है, तो वहां पर ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है? कोई रोल है? जवाब आएगा नहीं। तो अगर कोई सेल है वो कम एक्टिव है, उसे कम जरूरत है एनर्जी की, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। और अगर कोई सेल ऐसी है जहां पे कंटिन्यूअसली वो एक्टिव है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ज्यादा होगी, तो वहां पे नंबर्स माइटोकॉन्ड्रिया के ज्यादा होंगे। ये डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर कि सेल को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। इसलिए क्या लिखा है कि नंबर वेरिएबल करता है, डिपेंड करेगा कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा रहेगी, कम जरूरत है तो कम रहेगा। इतना समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है कि और एक और बात, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं क्योंकि प्लांट सेल उतनी ज्यादा उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती जितना एनिमल को पड़ती है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होते हैं, तो हमेशा एनिमल सेल पे टिक करके आना कि जो एनिमल सेल होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होते हैं। शेप और साइज मैंने आपको बता दिया कि शेप और साइज दोनों वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक बात ध्यान रखना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है बाहर की तरफ, ये आपका है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। ये जो आपको फोल्डिंग दिख रही है इनसाइड, मुझे ये बताओ ये आउटर मेम्ब्रेन से है या इनर मेम्ब्रेन से है?
तो जवाब आएगा ये था आपका इनर मेम्ब्रेन से, और इसी को क्रिस्टी बोला जाता है। फिलहाल आप 3 स्ट्रक्चर याद रखो, कौन कौन सा? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर साइड, इनर मेम्ब्रेन, इनर साइड, फिर ये जो इनफोल्डिंग्स है जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसको बोला जा रहा है क्रिस्टी। 3 चीजें याद रखें। अब अगर साइज की बात कर ली जाए, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज इतना छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उसको इजिली माइक्रोस्कोप में देखना पॉसिबल नहीं होता। तो पहले उसको स्टेन किया जाता है, स्टेन करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाता है, तब जाके आपका माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होता है, तब जाके आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। तो विदाउट स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप में देखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज बहुत ज्यादा छोटी है। डायमीटर होता है 0.2 to 1 mm, एवरेज ले लो 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। इतना याद रखना कि डायमीटर क्या है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ की अगर बात की जाए तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। शेप शॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप होता है। शॉसेज कुछ इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल उसको भी समझ लो कि कुछ डायग्राम आप जितना भी देखोगे ना, कहीं पे भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया का ओवल शेप नहीं दिखेगा, हर जगह आपको सिलेंड्रिकल ही दिखेगा। भले मैंने ओवल बना रखा है, ओवल नहीं होता है, कुछ इस तरीके का होगा, हर जगह सिलेंड्रिकल ही आपको दिखेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा है? शेप होता है उसका सिलेंड्रिकल। अब एक बात समझो, मैंने आपको क्या बोला, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है? ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है? तो ये होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ उसमें एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली है आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको पोरीन्स कहा जाता है, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो इसी पोरीन्स की हेल्प से अंदर आते हैं, ठीक है, अंदर बाहर आएंगे इसी पोरीन्स की वजह से। आपको क्या देख के पता चला है? क्या पोरीन्स इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है? मैंने इनर मेम्ब्रेन पे नहीं बनाया है, इसका मतलब पोरीन्स इनर मेम्ब्रेन पे नहीं प्रेजेंट होते। पोरीन्स कुछ और नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वहीं से अंदर बाहर जाएंगे। तो पोरीन्स कहाँ प्रेजेंट है आपके? पोरीन्स कहाँ प्रेजेंट है? पोरीन्स प्रेजेंट है आपके आउटर मेम्ब्रेन पे, और पोरीन्स जहां पे भी प्रेजेंट होंगे वहां पर क्या होगा? वहां पे आपका परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, और इनर मेम्ब्रेन पे पोरीन्स प्रेजेंट नहीं है तो इनर मेम्ब्रेन परमिएबल, लेस परमिएबल होगी, ठीक है। तो और एंजाइम की अगर बात की जाए तो एंजाइम आपके आउटर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होंगे, और एंजाइम आपके इनर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होंगे। ये दोनों बातें याद रखना, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में लिखी भी हुई हैं, ठीक है। एंजाइम दोनों मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, बट अगर परमिएबिलिटी की बात की जाए तो आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है। ये बात ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल भी मत। देखो यहां पे क्या बनाया मैंने, ये देखो, ये जो बाहर की तरफ है ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये अंदर की साइड है, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट। आउटर मेम्ब्रेन पे आपको ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका पोरीन्स, ठीक है, पोरीन्स, करेक्ट। तो पोरीन्स प्रेजेंट है, तो मतलब अगर पोरीन प्रेजेंट है, अगर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर कहीं पे प्रेजेंट है, तो मतलब उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो ये जो पोरीन्स है, ये इसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है, पोरीन्स की वजह से आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है इन कंपैरिजन इनर मेम्ब्रेन। अगर इनर मेम्ब्रेन पे पोरीन्स प्रेजेंट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं वो परमिएबल ही नहीं है, लेस परमिएबल होती है। और एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो एंजाइम दोनों जगह प्रेजेंट होगा। एंजाइम आपका प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में भी, और एंजाइम आपका इनर मेम्ब्रेन में भी, मतलब अंदर भी प्रेजेंट होता है। एंजाइम आपका अंदर भी होता है, वो भी आप बाद में देखोगे, बट इतना कर लो कि एंजाइम इनर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट है। तो देखो आउटर मेम्ब्रेन पे पोरीन्स प्रेजेंट है जिसके से मोर परमिएबल है, और एंजाइम्स भी है। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वहां पे पोरीन्स प्रेजेंट नहीं होता है, वो लेस परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम्स प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन, हम लोग एक बात हमेशा देखें कि कोई भी मेम्ब्रेन होगा तो वहां पे दो चीजें होगी, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल। तो आउटर मेम्ब्रेन वहां पे ज्यादा फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की साइड फोल्डेड होता है, मैट्रिक्स की साइड। ये देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये अंदर की तरफ फोल्डेड है, और यही क्रिस्टी होता है। ये इनर मेम्ब्रेन जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, जब ये अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्डेड हो जाएगा, अंदर की तरफ फोल्डेड हो जा रहा है, फोल्ड होकर के ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको बोला जाता है क्या? ये है आपका क्रिस्टी। अब सवाल आता है कि क्रिस्टी अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, अंदर क्रिस्टी अंदर की तरफ फोल्ड क्यों हुआ, क्यों क्रिस्टी बनाने की जरूरत पड़ी? तो देखो कोई भी चीज ऐसी है इसका सरफेस एरिया इन कंपैरिजन कम है, और जब यही चीज इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एंजाइम्स वहां पे ज्यादा होंगे, अगर एंजाइम ज्यादा होंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी उस हिसाब से ज्यादा रहती है। तो इसलिए बोला जाता है कि सरफेस एरिया कम है, इसको अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई तो वहां पे क्रिस्टी बना, और क्रिस्टी क्या करता है? मेनली सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि क्रिस्टी क्या करे? सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। और इसी क्रिस्टी के ऊपर आपके कुछ इस तरीके के पिन हेडेड
एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पिन हेडेड प्रेजेंट है इसको बोला जाता है ऑक्सीजोम। इसको क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीजोम। और यही ऑक्सीजोम वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपका एटीपी बन रहा है। तो क्या देखा कि क्रिस्टी क्या कर रहा है? क्रिस्टी सरफेस एरिया बढ़वा रहा है और जो ऑक्सीजोम प्रेजेंट है जो कि क्रिस्टी के ऊपर ही प्रेजेंट है वहीं पे आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड है मैट्रिक्स की तरफ, ये रहा, इसी को क्रिस्टी बोला जाता है और क्रिस्टी की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अब इसी क्रिस्टी के ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिन हेडेड जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ और नहीं है, इसी को ऑक्सीसोम बोला जाता है। और इसी ऑक्सीसोम की वजह से, इसी ऑक्सीसोम वही स्ट्रक्चर है जहां पे आपका क्या बनता है, यहीं पे आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीसोम पे ही आपके एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज जो आपको दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये वही पिन हेडेड है, इसी को मैंने बाहर निकाल के अलग से बनाया, इसी को मैंने बाहर से निकाल के यहाँ पे अलग से बनाया। ऑक्सीसोम, इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल बोल दो, F0 F1 पार्टिकल बोल दो, और साथ ही साथ इसी को एटीपी सिंथेस भी बोला जाता है। इनर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट है, पिन हेडेड होता है। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ना, इसी को मैंने निकाल के अलग से बनाया है। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन पे ये आपका जो पिन हेडेड लगा हुआ स्ट्रक्चर, इसी को ऑक्सीसोम बोला जाता है। 3 पार्ट्स होते हैं, नीचे है आपका बेस, ठीक है, ये मैंने गलत बनाया है, ये होता है आपका बेस। जो बेस और हेड को जोड़ रहा है इसको बोलते हैं स्टॉक, और ये रहा आपका हेड। बेस, स्टॉक एंड हेड किससे लगा हुआ है? इनर मेम्ब्रेन से लगा हुआ है, ठीक। और ये जो हेड होता है, हेड पे ही एडीपी फॉस्फेट से मिलके आपका एटीपी का सिंथेसिस करता है। हेड ही वो पार्ट होता है जहां पे एडीपी मिला फॉस्फेट से और एटीपी का फॉर्मेशन हो गया ना। और फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोला गया? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से बन रहा है। तो प्रोसेस क्या हुआ? एडीपी और प्लस फॉस्फेट के जुड़ने से जो एटीपी का बनना हुआ, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कहां पे हो रहा है? एटीपी कहां बन रहा है? इनर मेम्ब्रेन पे बन रहा है। इनर मेम्ब्रेन पे ही आप आगे चल के एक चीज और पढ़ोगे, यहाँ पे कई सारे कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ईटीएस यहीं पे चलती है। हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं ईटीएस चलती है। तो ईटीएस आपकी इसी इनर मेम्ब्रेन पे ही चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ही आपकी ईटीएस चलती है। तो ऑक्सीसोम क्या है? देख लो, 3 पार्ट है, बेस, स्टॉक, हेड। हेड में ही एडीपी फॉस्फेट से मिलके एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन टर्म हर एक जगह यूज होगा, जहां पे भी आप देखोगे फॉस्फेट एड ऑन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा फॉस्फोराइलेशन। मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन से हो रहा है, इसलिए बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो, जब हम लोगों ने यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया की, 2 मेम्ब्रेन पढ़ी, तो ऑब्वियस है ना कि 2 कंपार्टमेंट भी बनेगा। एक मेम्ब्रेन होती तो कोई कंपार्टमेंट नहीं बनता, 2 मेम्ब्रेन है तो 2 कंपार्टमेंट बनेगा। जैसे मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। मैंने क्रिस्टी नहीं बनाया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक, ये इनर मेम्ब्रेन है। एक कंपार्टमेंट तो ये वाला होगा, दूसरा कंपार्टमेंट अंदर वाला होता है जिसपे मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसी इनर कंपार्टमेंट में ही बाहर वाला आउटर कंपार्टमेंट, अंदर वाला इनर कंपार्टमेंट, ठीक है, जिसको मैट्रिक्स बोला जा रहा है। बाहर ये भी आपका एक्वस होता है, आउटर कंपार्टमेंट भी, और इनर कंपार्टमेंट भी आपका एक्वस है। तो दोनों कंपार्टमेंट आपके एक्वस होते हैं। जो आपका इनर कंपार्टमेंट है, यहाँ पे और भी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे ही आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, यहीं पे आपका आरएनए प्रेजेंट होगा, और यहीं पे आपका राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो मतलब जो भी मेन मेन चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी इनर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। तो 2 कंपार्टमेंट्स देखें कौन कौन से? आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट कहां पे बनता है? आउटर चैम्बर, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसी को बोला जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यही पहला चैम्बर है। दूसरा चैम्बर तो मैट्रिक्स वाला साइड है। दूसरा चैम्बर कौन सा है? मैट्रिक्स वाला साइड है, करेक्ट। देखो, आउटर चैम्बर स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, ये एक मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन, ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को बोला जाता है आउटर चैम्बर, या इसी को बोला जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पे एंजाइम्स भी होगा और यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको एक्वस चैम्बर बोला जाता है। इनर चैम्बर ये था इनर साइड। ये वाला जो चैम्बर है ये है आपका इनर चैम्बर, इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। यही होता है, यही आपका मैट्रिक्स है। यहीं पे आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, यहीं पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, यहीं पे आपका आरएनए प्रेजेंट होता है। और जो क्रिस्टी ने इनफोल्डिंग की थी वो भी तो आपके इनर चैम्बर के साइड ही की थी। जो ऑक्सीसोम प्रेजेंट था वो भी तो आपका इनर साइड ही प्रेजेंट था। तो क्या है, मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं क्रेब्स साइकिल के, जो मैक्सिमम एंजाइम्स है क्रेब्स साइकिल, अभी आप आगे पढ़ोगे, जो ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के, वो सारे आपके इसी इनर चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट 1।
एक एंजाइम है जो कि यहाँ मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक एंजाइम ऐसा है, बाकी सारे क्रेब साइकिल के एंजाइम यही अंदर प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स में। सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन पे, बाकी सारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या नाम है? सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दो चीजें और प्रेजेंट होती हैं, एक है राइबोसोम। मैंने इसका डायग्राम अलग से नहीं बनाया क्या? ये रहा, देखो ना, ये है इनर चैम्बर, ये है इनर चैम्बर, मैट्रिक्स वाला पोर्शन। इसमें आपको डीएनए दिख रहा है, ठीक है। ये रहा आपका राइबोसोम, डीएनए भी है, राइबोसोम भी है और आरएनए भी होता है। ये सारी चीजें आपकी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। डीएनए कैसा है? डीएनए जब भी सवाल पूछा जाए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि सिंगल लिखी गई है, ये देखो ये वाली लाइन, सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो उनको क्या लगता है कि सिंगल स्ट्रैंड है। सिंगल स्ट्रैंड नहीं है बेटा, सिंगल मतलब एक डीएनए प्रेजेंट होता है, वो डबल स्टैंडर्ड ही होता है, बस यहाँ पे सिंगल लिखा गया है। सिंगल मतलब उसका नंबर बताया जा रहा है कि सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि है डबल स्टैंडर्ड ही। सिंगल है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और निकेड है। अब अगर बात की जाए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो ऐसा आपको डीएनए और कहां देखने को मिला था? मिला था आपको प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम होता है 70s। अब आपका सवाल आना चाहिए कि मैडम यूकैरियोटिक सेल में तो 80s राइबोसोम था। यस, जब भी बात की जाएगी साइटोप्लाज्म की और इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, वहां पे राइबोसोम होता है आपका 80s, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। बट प्लास्टिड में बात करोगे, क्लोरोप्लास्ट में, और साथ ही साथ अगर बात करोगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि जो राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, वही राइबोसोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होगा और वही राइबोसोम आपका क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होगा। तो डीएनए कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा। राइबोसोम कैसा है? वो भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा ही है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा ही होता है। अभी हम लोग आगे कंपैरिजन करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल का, तो तीनों आपको लगेगा एक जैसे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि सेल विद इन सेल। नेक्स्ट बात की जाए, जो इनर चैम्बर है वहां पे डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। बहुत बेसिक सी बात है कि इनर चैम्बर है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, ये डीएनए प्रेजेंट है, तो इसी डीएनए से बनेगा आरएनए और इसी आरएनए से बनेगा फिर प्रोटीन, ठीक है। लेकिन ये जो डीएनए होता है ना, ये बहुत छोटा साइज में होता है, छोटा है साइज में, तो आरएनए भी कम बनाएगा, प्रोटीन भी कम बनाएगा, ठीक है। डीएनए साइज में छोटा है, आरएनए भी कम बना, प्रोटीन भी कम बना। अब जब प्रोटीन कम बना, ठीक है, आरएनए कम बना, डीएनए तो छोटा था, तो जब प्रोटीन कम बना तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर और प्रोटीन की जरूरत होगी तो वो सेल से बाहर लेता है, जो सेल का साइटोप्लाज्म, वहां पे भी तो प्रोटीन बन रहा है ना, तो वहां से वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन अंदर लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, क्योंकि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो उतनी खुद पूरी नहीं कर पाता, वो सेल के साइटोप्लाज्म से प्रोटीन इंटेक करता है। इसीलिए बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। अगर ये वर्ड नहीं होता, सिर्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता, तो इसका मतलब है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो खुद पूरी कर ले रहा है, लेकिन वो खुद पूरी नहीं कर पाता। इसलिए बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी बट डजंट सिंथेसाइज ऑल रिक्वायर्ड प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जितनी उसको जरूरत है वो उतनी प्रोटीन नहीं बना पाता, सेल के साइटोप्लाज्म से प्रोटीन लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। फंक्शन की बात की जाए, जो जग जाहिर फंक्शन है, क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है, और ज्यादा जो एंजाइम्स होते हैं सेल के वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब आपने लाइसोसोम पढ़ाया तब भी आपने बोला था कि सारे एंजाइम्स होते हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया हो उस वक्त मैंने बोला था कि मैक्सिमम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपके लाइसोसोम में। अगर सवाल में पूछा जाए कि मैक्सिमम एंजाइम्स कहां प्रेजेंट है, वो आपके प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। मेंशन कर दिया जाए कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तब आपका आंसर आएगा लाइसोसोम, ठीक है। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इसका फंक्शन होता है, रोल प्ले करता है। डीएनए है उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो जब अगली जनरेशन में वो जाएगा, जब साइटोप्लाज्म का डीएनए अगली जनरेशन में जा रहा है, तो इसी को बोला जाता है, एक टर्म दिया जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आप आगे जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो इसी को टर्म दे दिया जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो इसमें भी होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी होता है, क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए वो अगली जनरेशन में जाएगा ही। नेक्स्ट क्या है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल है, यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स की ज्यादा जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 बना लेगा, अगर और जरूरत है तो फर्दर डिवाइड कर लेगा। कि डिवीजन हो कैसे रहा है, तो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने देखा था ना कि बाइनरी फिजन होता है, एमाइटोसिस होती है, ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तब वो अपने नंबर यहाँ से बढ़ाता है। ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन लिखी गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, जो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे जैसे,
चलो एक बार रीड कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स कि जब तक कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं किया जाएगा, उसकी साइज बहुत छोटी है, वो माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होगा। आफ्टर स्टेनिंग ही माइटोकॉन्ड्रिया आपका माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। साइज की बात की जाए, साइज होती है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर और लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। इसके अलावा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो डिपेंड करेगा अलग अलग सेल पे। अगर सेल को ज्यादा रिक्वायरमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। अगर सेल की रिक्वायरमेंट कम है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज आल्सो कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। जैसे नंबर्स में अलग अलग है कि कहीं पे नंबर्स कम है, कहीं पे नंबर ज्यादा है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को जो साइज होता है, जो शेप होता है, वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर शेप की बात की जाए तो टिपिकली इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल, ऐसी को सॉसेज से भी बोला जाता है, कुछ इस तरीके का। साइज यहाँ पे दी गई, जो कि मैंने आपको बता दिया। कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया हो, वो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। आपको यहाँ पे दिख रहा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनर मेम्ब्रेन है, वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टी बना लेती है। और देखो ये रहा, ये आउटर मेम्ब्रेन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये इनर मेम्ब्रेन अंदर जो बना है, ये होता है आपका मैट्रिक्स। और यही इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर के क्या बनाती है, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 इक्वल कंपार्टमेंट। मैंने क्या बोला था कि दो मेम्ब्रेन होने की वजह से दो चैम्बर्स बनते हैं, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर क्या था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। इनर चैम्बर मींस मैट्रिक्स, दोनों ही इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द, वही मैट्रिक्स की बात की गई है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग बाउंड्री होती है बाहर की, सही बात है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर इस तरीके से क्रिस्टी को फॉर्मेशन करती है। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। क्रिस्टी इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। मैंने बोला था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, लेकिन एंजाइम्स दोनों मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होंगे। करेक्ट। नेक्स्ट लाइन लिखी गई कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और क्या क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि द मैट्रिक्स आल्सो पॉसेस, मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही है, बस सिंगल है। राइबोसोम होता है 70S, कुछ आरएनए भी पाया जाता है, और साथ ही साथ वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती रहती है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है फिजन के थ्रू। आई होप मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ा दिया है, पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। कोई सवाल मुझे नहीं लगता आपका यहाँ से छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे अब हम लोग बात प्लास्टिड की। नेक्स्ट बात करेंगे प्लास्टिड की। देखो प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या है आप समझ लो कि प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये भी ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यूकैरियोट्स में मिल रहा है। यूकैरियोट्स में भी कहां पे, प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स में आपको प्लास्टिड देखने को मिलेगा। प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड में आपको प्लास्टिड देखने को मिलेगा। प्लास्टिड में पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट कौन कौन सा है, पिगमेंट आपका क्लोरोफिल होगा, कैरोटीनॉइड होगा। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, पिगमेंट दिख जाए, कलर प्रोड्यूस कर रहा होगा और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होगा, दो काम होगा। तो पिगमेंट है कौन सा, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस और साथ ही साथ प्रोवाइड कलर, दो फंक्शन होता है। इसको भी सेल विद इन सेल बोला जाता है, क्योंकि सेम इसका खुद का डीएनए भी होता है, खुद का राइबोसोम भी आप देखोगे अंदर। और सेम जैसा आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, सेम वैसा ही आपका प्लास्टिड का होता है। डीएनए सेम होगा प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा, आरएनए राइबोसोम भी आपका 70S ही होगा। तो पूरे यूकैरियोटिक सेल में अपन 4 जगह राइबोसोम देखते हैं। आपके मन में रिकॉल हो जाना चाहिए कि पहली जगह है साइटोप्लाज्म, दूसरी जगह है रफिया, तीसरी जगह माइटोकॉन्ड्रिया, चौथी जगह है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि प्लास्टिड। ठीक है, आगे देख लो, इजीली साइज इनकी बड़ी होती है, इसलिए इनको इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। जैसे इनको स्टेन करने की जरूरत नहीं, जैसे राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ रही थी स्टेन करने की, तो प्लास्टिड को जरूरत नहीं होती स्टेनिंग की। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आपके 3 टाइप के होंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ये है आपका कलरलेस। कलरलेस है तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना, मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज अगर सेल में प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, लेकिन फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो
क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पिगमेंट की अगर बात की जाए तो क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन होता है और ज़ैंथोफिल होगा। कौन कौन सा? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा और कैरोटेनॉइड होगा, बट ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस है तो क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। अगर क्लोरोफिल कहीं दिख जाए तो मतलब वो फोटोसिंथेसिस करा रहा होगा। बाकी अगर क्रोमोप्लास्ट है तो कलर ही प्रोवाइड करेगा। तो कौन कौन से तीनों पढ़े? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है यहाँ पे। तो क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है? कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करा रहा है। ल्यूकोप्लास्ट बेचारा कलरलेस है तो कुछ तो काम करेगा ही, तो वो फूड स्टोरेज का काम करता है। अब हम लोग एक एक करके सारा पढ़ेंगे। पहले क्रोमोप्लास्ट करेंगे, फिर ल्यूकोप्लास्ट करेंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट देखो क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है कैरोटेनॉइड। कौन कौन सा? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं ये दोनों। भाई साहब फैट सॉल्युबल मैंने क्यों मेंशन किया? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने दो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट का नाम बताया था जो कि वैक्यूल में प्रेजेंट था। वैक्यूल, ये रहा सेल, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसी के अंदर ये जो बड़ा वाला स्पेस है ये था आपका वैक्यूल। वैक्यूल में दो मैंने आपको पिगमेंट बताए थे जो कि वाटर सॉल्युबल थे। कौन कौन से थे? एक था एंथोक्लोर और दूसरा था एंथोसाइनिन। दोनों वाटर सॉल्युबल पिगमेंट थे। बट जो क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स हैं ये सारे होते हैं फैट सॉल्युबल पिगमेंट। काम क्या क्या है? कलर प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा? रेड, ऑरेंज, येलो। किसको कलर प्रोवाइड करता है? पेरिकार्प को, बाहरी छिलके को, या फिर पेटल्स को, गुलाब की फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसको। तो किसको कलर प्रोवाइड करा? पेरिकार्प एंड पेटल। जो आप लोग गाजर का देखो दो जगह अपन रेड कलर देखते हैं, हालांकि ये तो ऑरेंज है। जो रेड कलर देखते हैं कैरेट का वो है बीटा कैरोटीन की वजह से। जो रेड कलर हम लोग टमटम का देखते हैं, टोमेटो का देखते हैं, वो होता है लाइकोपीन की वजह से। और दोनों याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन की वजह से आपके कैरेट को कलर मिल रहा है और लाइकोपीन की वजह से आपके टोमेटो को कलर मिल रहा है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है क्योंकि उसमें पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है, फूड को स्टोर करता है और तीन टाइप का होगा, एमाइलो, एल्यूरो, इलायो। ठीक है, एल्यूरो जब मैंने पहली बार याद किया था तो एल्यूरिन लेयर होती है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, वहां से मुझे पता था एल्यूरो मतलब प्रोटीन को स्टोर कर दी होगी। एमाइलो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, एल्यूरो प्रोटीन को करती है। एलायू मैंने ऐसे याद किया था कि ये ओ आई आ गया ना, तो यहाँ से मैंने इसको ऑयल से थोड़ा सिमिलर लगता है इसलिए मैंने याद कर लिया था। इलायोप्लास्ट मतलब ऑयल को स्टोर करती है, एल्यूरोप्लास्ट मतलब प्रोटीन को कर दिया, एमाइलोप्लास्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करिए। अब जो पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या क्या है इसमें? क्लोरोफिल है, कैरोटेनॉइड है। क्या फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस करता है और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल जहां नाम आ जाए क्लोरोफिल मतलब वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो ग्रीन कलर किसको? लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होगा? जो लीफ की मीजोफिल सेल्स होती है ना, ये रही, ये लीफ नहीं दिख रही, जैसे मान लो ये लीफ है तो ये लीफ की है, जो मीजोफिल सेल्स होती है यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि लीफ को ग्रीन कलर एक तो प्रोवाइड करे और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अगर बात की जाए क्लोरोप्लास्ट का नंबर, वहां पे भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। मीजोफिल सेल में 20 से 40 होता है, क्लेमाइडोमोनास में सिंगल है, इसको याद रखिएगा नंबर। 20 to 40 होता है पर सेल इन मीजोफिल एंड सिंगल होता है इन क्लेमाइडोमोनास। ये देखो कई सारा क्लोरोप्लास्ट। शेप अलग अलग होता है, स्फेरिकल देखने को मिलेगा, ओवल, लेंस, डिस्क्वाइड एंड रिबन शेप। साइज की अगर बात की जाए तो विड्थ होती है 2 to 4 mm। देखो ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, 2 to 4 mm होती है विड्थ, लेंथ 5 to 10 mm होती है। मेम्ब्रेन जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पढ़ी थी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सेम यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बट वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल थी, यहाँ पे भी सेम है। जैसे आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आपने माइटोकॉन्ड्रिया का देखा, सेम यहाँ पे भी आप लाके चिपका दो। आउटर मेम्ब्रेन पोरिन्स प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पोरिन्स एब्सेंट है। पोरिन्स प्रेजेंट है मतलब परमिएबल होगी, पोरिन्स एब्सेंट है मतलब परमिएबल लेस परमिएबल होगी। और इनर साइड का जो स्पेस है वहां पे मैट्रिक्स बोला जा रहा था, यहाँ पे इसको बोला जाएगा स्ट्रोमा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जाएगा स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक है, अब देखो ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। बेसिक स्ट्रक्चर जान लो बस। तो ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये फ्लैट जो स्ट्रक्चर होता है, देखो ये सिंगल फ्लैट स्ट्रक्चर दिख गया, ये होता है आपका थैलेक्वाइड। ये होता है आपका थैलेक्वाइड। बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, ध्यान से देखना। थैलेक्वाइड अगर एक के ऊपर एक कई सारे थैलेक्वाइड लग जाते हैं तो अब इसको थैलेक्वाइड ना बोल, अब तो कई सारे थैलेक्वाइड हो गए ना, अब इसको बोला जाता है ग्रेनम। क्या बोला गया? ग्रेनम। ठीक है, यहाँ पे भी कई सारे थैलेक्वाइड जोड़ दो।
सिंगल है, थैलेकॉइड कई सारे हैं, अब ये हो गया ग्रेनम। ठीक है, अब अगर मान लो ये ग्रेनम, ये थैलेकॉइड इससे लग रहा है, ठीक है, ये थैलेकॉइड इससे अटैच हो रहा है, तो किससे अटैच होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। और अंदर स्ट्रोमा तो प्रेजेंट ही है, आप सब तो महान ही हो, इतना तो आपको पता ही होगा, अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट है। ठीक है, चलो देखो बाहर क्या प्रेजेंट है, बाहर है आपका आउटर मेम्ब्रेन, अंदर है आपका इनर मेम्ब्रेन। सिंगल की अगर बात की जाए तो सिंगल होता है थैलेकॉइड, अगर एक थैलेकॉइड के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कई सारे थैलेकॉइड अरेंज होते जाएं तो अब बोला जाता है इसको ग्रेनम। एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, एक से ज्यादा ग्रेनम अगर दिखेगा तो उस टाइम पे अब वो हो गया, उसको ग्रेना बोला जाएगा। अगर एक से ज्यादा दिख रहा है ग्रेनम तो उसको बोला जाता है ग्रेना। और दो ग्रेनम को जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये ग्रेनम है, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। जो दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। मैंने तीन चार चीजें बताई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इस तरीके का यहां पे बता, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर थैलेकॉइड, अगर ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज हो गए, अब ये हो गए ग्रेनम। अगर ये रहा दो ग्रेनम, अब ग्रेनम आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू है, वो है आपके स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। थैलेकॉइड क्या है, फ्लेटेड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टैक में अरेंज होता है, जिसको ग्रेना बोला जाता है। सिंगुलर की बात करेंगे तो ग्रेनम होगा, कई सारे हैं इसलिए इसको ग्रेना बोल दिया गया है। अगर एक की बात करेंगे तो सिंगल को ग्रेनम ही बोला जाता है। नेक्स्ट, थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना जो कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होंगे स्ट्रोमा लैमेली की हेल्प से। ये देखो, ये आपस में ये ग्रेना ये ग्रेना, ये ग्रेना ये ग्रेना किसकी हेल्प से कनेक्ट हो रहे हैं, स्ट्रोमा लैमेली की हेल्प से हो रहे हैं ना। यही चीज यहाँ पे लिखी गई, स्ट्रोमा लैमेली की वजह से दोनों ग्रेना आपस में हेल्प करते हैं। ठीक, ये बात इतनी समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ये थैलेकॉइड है आपका, करेक्ट, ये थैलेकॉइड है। अब इसी थैलेकॉइड को हम लोग बाहर निकाल के इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो मान लो जो एक थैलेकॉइड है, अगर उसका बाहर स्ट्रक्चर हम लोग निकाल के बनाए तो वो कैसा दिखेगा। मान लो ये आपका मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है, ये है आपका थैलेकॉइड, ये आपका थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के ये जो अंदर, थैलेकॉइड के जो अंदर का स्पेस है इसको बोला जाता है ल्यूमेन। क्या है, ल्यूमेन। थैलेकॉइड के अंदर वाले पार्ट को बोला जा रहा है ल्यूमेन। ठीक है, अब इसी थैलेकॉइड के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके के पिगमेंट्स लगे होते हैं, इसी थैलेकॉइड पे पिगमेंट्स लगे होते हैं। क्या है ये, पिगमेंट। यहाँ पे आपको कई सारे पिगमेंट्स दिख रहे हैं। ये जो पिगमेंट्स ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं, तो अब इसको पिगमेंट ना बोल के अब इसको क्वांटासोम बोला जाता है। क्या, इसी को क्वांटासोम बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है इसको, क्वांटासोम। क्वांटासोम पे क्या बनता है, एटीपी। हम लोग अभी आगे देखेंगे, फिलहाल समझो कि ये है ल्यूमन। ये, एक मिनट, ये आपका थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के अंदर के स्पेस को ल्यूमन बोला जा रहा है। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे इस तरीके से पिगमेंट्स का ग्रुप लगा होता है और उसी पिगमेंट के ग्रुप को बोला जाता है क्वांटासोम। क्वांटासोम, क्वांटासोम पे ही आपको एटीपी बनता है। ठीक है, देखो ये रहा आपका थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, अंदर रहा आपका ल्यूमन। ठीक है, और मेम्ब्रेन पे आपके कौन अरेंज्ड है, मेम्ब्रेन पे आपके अरेंज्ड है पिगमेंट्स। तो ये जो पिगमेंट्स का ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, क्वांटासोम। क्वांटासोम कुछ और नहीं है, पिगमेंट्स का ग्रुप है। पिगमेंट्स कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। अब देखो इसी पे जो पिगमेंट का ग्रुप है ना क्वांटासोम, इसी पे इस तरीके से CF0 और CF1 पार्टिकल लगा होता है। हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 पार्टिकल देखा था। यहाँ पे C लगा दो, क्लोरोप्लास्ट की वजह से C लगा दो, CF0 और CF1 पार्टिकल लगा होता है। ठीक है, बेस, स्टॉक एंड हेड। अब ये जो हेड वाला पार्ट है वहीं पे तो फॉस्फोराइलेशन हुई थी, एडीपी से फॉस्फेट जुड़ा, एटीपी बनाया, अब बोला गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि दीदी वहां पे आपने बोला था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे फोटो क्यों बोल रहे हो। तो देखो, फॉस्फोराइलेशन मतलब इतना पता है कि जब फॉस्फेट ऐड हुआ तो उस टाइम पे उसको बोला गया ये है फॉस्फोराइलेशन, करेक्ट। तो फोटो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सन की प्रेजेंस में हो रहा है। जब सन की प्रेजेंस में एडीपी फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बनाए तो उसको अब बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। वहां पे सन नहीं प्रेजेंट था, यहाँ पे सन प्रेजेंट है। सन की प्रेजेंस में, सन की लाइट आ रही है, सन की प्रेजेंस में एडीपी फॉस्फेट से मिलकर एटीपी बना रहा है, अब इसको बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम लोगों ने क्या देखा, थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के अंदर के स्पेस को ल्यूमन बोला जाएगा। अब ये जो थैलेकॉइड है, इसी थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अब उसी पिगमेंट्स के ग्रुप्स को क्वांटासोम बोला जाता है और उसी क्वांटासोम पे ही आपके क्या होते हैं, CF0 F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं मेम्ब्रेन पे ही। और CF0 F1 पार्टिकल वही जगह, CF0 ही वो जगह होती है जहां पे एडीपी फॉस्फेट से जुड़ के आपको एटीपी का फॉर्मेशन करती है और प्रोसेस कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है,
प्रोसेस क्या कहलाया? फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रोसेस क्या कहलाया? फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो क्वांटोसोम कहाँ प्रेजेंट है? क्वांटोसोम प्रेजेंट है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। ये रहा, ये जो थैलेकॉइड है, ये इसी की मेम्ब्रेन पे आपके क्वांटोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये रहा आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा आपका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? अंदर आपके थैलेकॉइड प्रेजेंट है, अंदर आपका स्ट्रोमा प्रेजेंट है, अंदर ही आपके डीएनए प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अंदर ही आपका राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अंदर थैलेकॉइड होता है, राइबोसोम होता है, डीएनए होता है और साथ ही साथ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके स्ट्रोमा में। जो भी केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शंस के एंजाइम्स होते हैं वो सारे आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, या फिर जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है वो सारे एंजाइम्स आपके स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट है। थैलेकॉइड हम लोगों ने पढ़ लिया। राइबोसोम होता है 70s टाइप का। डीएनए सेम डीएनए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, सेम डीएनए आपका यहाँ पे होगा। कैसा? डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर और नेकेड डीएनए होता है। एंजाइम्स मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए है। डीएनए है तो आरएनए बनेगा, आरएनए है तो मतलब प्रोटीन भी बन रहा होगा क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब प्रोटीन बन रहा है। क्या क्लोरोप्लास्ट को जितना प्रोटीन की जरूरत है वो खुद बना लेता है? तो जवाब आएगा नहीं। प्रोटीन बनाने की मशीनरी तो है उसके पास, लेकिन फिर भी वो रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाता। तो वो साइटोप्लाज्म से भी प्रोटीन लेता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि क्लोरोप्लास्ट भी आपका सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस की मशीनरी होने के बाद भी वो जितनी रिक्वायर्ड प्रोटीन की जरूरत है, जितनी प्रोटीन की नीड है, उतनी प्रोटीन खुद नहीं बना पा रहा है, बाहर साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, क्योंकि डीएनए है, डीएनए साइज में छोटा है तो कम आरएनए बनेगा, प्रोटीन कम बनेगा, प्रोटीन कम बनेगा तो मतलब डिपेंड होगा कहीं ना कहीं। और सेम प्रोटीन की मशीनरी है, सारी प्रोटीन नहीं बना पाता, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। देखो अब ये रही प्रोकैरियोटिक सेल, ये रही माइटोकॉन्ड्रिया, ये रही क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, डीएनए कैसे है हर जगह? डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, नेकेड। राइबोसोम कैसा है? 70s। डिवीजन कैसा हो रहा है? बाइनरी फिजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो या आपका क्लोरोप्लास्ट हो, ये सारे आपके एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही होते हैं। ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे होते हैं, क्योंकि इनका डीएनए भी सेम है, इनका राइबोसोम भी सेम है, डिवीजन भी एक जैसा करते हैं। ठीक है, तीनों आपके बाइनरी फिजन के जैसा ही डिवाइड करते हैं। तो अगर कभी भी ये पूछा जाए कि राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो हमेशा बोलना राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s टाइप का होता है, यूकैरियोट में 70s टाइप का भी होता है, 80s टाइप का भी होता है। 80s टाइप का है साइटोप्लाज्म में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। 70s है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, ये सारी बात हम लोगों ने कर ली है। किसकी कर ली है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, हम लोगों ने हर चीज कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइएगा, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा खुद का मेंटोरशिप चलता है, कई सारे बच्चे हैं वहां पे, आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितना हेल्प किया जाएगा, देखो मेरे पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चों की भीड़ है, बहुत लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड बच्चे हैं, क्योंकि मेरा भी खुद का टाइम है। मैं पर्सनली एक एक बच्चे पे बहुत ज्यादा ध्यान अगर मुझे देना है तो भीड़ नहीं जमा सकते, तो लिमिटेड सीट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी आपकी क्वेरी आती है तो भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, चैट ग्रुप पे जाकर के इजिली। तो अगर आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करना है, मेंटोरशिप में आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं आपको प्लान बताऊंगी। अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तो आप मेंटोरशिप एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। हमारा 1 मंथ का भी प्लान है। 1 मंथ का मैंने खुद ने इसलिए रखा कि इजिली किसी के ऊपर 1 साल के लिए ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, मेरे खुद के लिए भी नहीं है, इसलिए मैंने 1 ईयर से उसको रिड्यूस करके 1 मंथ का किया है। तो अगर एक बार आप ट्रायल लेना चाहें तो आप 1 मंथ का लेकर के एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पूरा थ्रू आउट ईयर अच्छा जा रहा है, अगर आप खुद से प्रॉपर प्लान कर ले रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, देन आपका जैसे चल आप लो, आपको कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जितना मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं आपकी उतना हेल्प करूंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको एनसीईआरटी रीड करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो भी चेक कर सकते हो। पढ़ते रहिए और हेल्दी खाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।